हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 10 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 10 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले कल के पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, इंडिया इज सेट टू बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 8th टाइम ड्यूरिंग विच पीरियड? 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023 एंड 24। तो इसका करेक्ट आंसर है 2021 से 22 तक के लिए इंडिया 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला है। तो इसकी जो वोटिंग है वो 17 जून को न्यूयॉर्क में होनी है और उसके बाद माना जा रहा है कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर एशिया पैसिफिक रीजन से चुना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था कल का, रिसेंटली इंडिया ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ साइन किया गया है? रसिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जापान। इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है। तो ये थे कल के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। इंडिया चाइना एग्रीज टू ईज स्टैंड ऑफ। तो इंडिया और चाइना के बीच जो फेस ऑफ की कंडीशन पिछले एक महीने से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चल रही थी, उस पर थोड़ा सा जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच, और पहली बार देखा गया है कि दोनों कंट्रीज़ के द्वारा और स्पेशली चाइना के द्वारा जो अपने ट्रूप्स एलएसी के अंदर इंडिया की टेरिटरी में भेजे गए थे वो पार्शियल उसका ड्रॉप। इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच पार्शियल डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ईस्टर्न लद्दाख में। पहली बार ये ऐसा साइन मिला है ऑफ मूविंग टुवर्ड्स रिजोल्यूशन ऑफ मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। पार्शियल डी इंडक्शन किया है चाइना ने अपने ट्रूप्स का, और जो गालवान रिवर वैली है और हॉट स्प्रिंग एरिया है वहाँ से अपने कुछ ट्रूप्स चाइना ने पीछे लिए हैं, विड्रॉ किए हैं अपनी साइड में। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। दोनों कंट्रीज़ के बीच जो स्टैंड ऑफ पिछले एक महीने से चल रहा था उसमें उसके सॉल्व होने की जो कंडीशन है वो स्टार्ट हो गई है। देयर इज़ नो चेंज ऑन ग्राउंड सिचुएशन एट पेगोंग सो लेक। हालांकि पेगोंग सो लेक पे चाइना ने अपने जो ट्रूप्स है उनका विड्रॉल अभी तक नहीं किया है। इंडिया और चाइना के बीच ये जो फेस ऑफ है इसमें 5 कॉन्फ्लिक्ट एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच। इसमें कुछ एरिया हैं गालवान रिवर वैली। गालवान एरिया में 3 एरियाज़ हैं, इसके अलावा पेगोंग सो लेक और चुसुल, ये लोकेशन है जिन पे डिस्कस किया जा रहा है और जो आर्मीज़ हैं उनको विड्रॉ करने की बात की जा रही है चाइना की तरफ से। पार्शियल डिसएंगेजमेंट देखा गया है गालवान एरिया में, और हो सकता है कि आगे के एरिया में भी धीरे धीरे चाइना अपने ट्रूप्स वापस ले। हालांकि पेगोंग सो लेक में अभी तक चाइना की जो कंडीशन है वो जस की तस बनी हुई है, चाइना ने अपने ट्रूप्स को वापस नहीं लिया है। चाइना ने कुछ टेंट और अपने ट्रूप्स और व्हीकल्स जो हैं मशीनरी वो विड्रॉ की है। पेगोंग सो लेक एक इनवर्ड ड्रेनेज लेक है और सेलाइन वाटर लेक है ईस्टर्न लद्दाख में, और ये इंडिया और चाइना दोनों की टेरिटरी में आती है। इस लेक के नॉर्थ में बैरन माउंटेन्स हैं जिनका जो लैंडस्केप है ये रिज के तरह का है, फिंगर की तरह की आकृति होती है, इसलिए इनको फिंगर एरियाज़ भी कहते हैं, पेगोंग सो लेक के फिंगर एरियाज़। तो इनमें मेनली 8 फिंगर्स हैं। इंडिया क्लेम करता है कि जो 8वीं फिंगर है वहाँ तक इंडिया का एरिया है, लेकिन इंडिया का जो एक्चुअल कंट्रोल है वो 4th फिंगर तक ही है। तो इंडियन ट्रूप्स 4th फिंगर तक ही अपना कंट्रोल करते हैं इस एरिया में। चाइना का जो क्लेम है, चाइना का कहना है कि 2nd फिंगर तक चाइना का एरिया है और चाइना बार बार इस एरिया तक पहुंचने की कोशिश करता है। अभी इस पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ के दौरान पिछले एक महीने में चाइना के जो सैनिक हैं वो 4th फिंगर तक जो इंडिया का एरिया है वहाँ तक आ गए और वहाँ पर उन्होंने टेंट और अपनी हैवी मशीनरी इस्टेब्लिश की। तो फिंगर 2 से फिंगर 8 तक का जो एरिया है ये प्रॉपर डिमार्केशन ना होने के कारण ये जो कन्फ्यूज़न है वो बना हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है, माइग्रेंट शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड माइग्रेंट वर्कर्स शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ट्राइंग टू रीच होम अमिड नेशनल लॉकडाउन। नेशनल लॉकडाउन के कंडीशन में जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर जाना चाह रहे थे तो उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाना चाहिए। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी
को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर करने के लिए बोला है और ऐसा बोला है कि उनके द्वारा जो माइग्रेंट्स पर सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेकर जो कंप्लेन फाइल की गई थी स्टेट्स के द्वारा और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, वो वापस ली जाएं। माइग्रेंट्स को लॉकडाउन के जो प्रोविज़न है उनको तोड़ने के लिए इस सेक्शन का यूज़ माइग्रेंट्स के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जो भी इससे रिलेटेड ऑफेंसेज हैं अगेंस्ट माइग्रेंट लेबर्स हु आर एलिज्ड टू हैव वायलेटेड लॉकडाउन मेजर्स बाय मूविंग ऑन रोड। माइग्रेंट वर्कर को अगर इस सेक्शन के अगेंस्ट में सज़ा दी जाती है तो कम से कम 1 साल की सज़ा होगी और इसके साथ ही उनको फाइन भी पड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब माइग्रेंट वर्कर लॉकडाउन के कारण घर जाना चाह रहे हैं तो इसको लेकर लॉकडाउन की जो भी रूल्स हैं उनको तोड़ने के लिए उनको सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये सुनवाई की और माइग्रेंट्स लेबर के लिए ये कुछ गाइडलाइंस और कुछ ऑर्डर पास किए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो जस्टिस थे जिन्होंने हेड किया इस बेंच को वो थे अशोक भूषण। उन्होंने डायरेक्ट किया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टू विड्रॉ एनी कंप्लेन और प्रोसिक्यूशन लॉज्ड अगेंस्ट माइग्रेंट लेबर हु हैड सेट आउट ऑन फूड फॉर from bigger cities to their native villages to escape starvation, unemployment and disease ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर वापस जा रहे थे ये केवल स्टारवेशन से बचने के लिए जा रहे थे, अपने अनएम्प्लॉयमेंट के कारण दे वर फोर्स्ड टू गो होम बैक एंड जो बीमारी है जो अर्बन एरियाज में मेनली फैली हुई थी उससे बचने के लिए गए थे। तो इसलिए उनको सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 51 के तहत ये जो कुछ कंप्लेन है फॉर वायलेटिंग लॉकडाउन मेजर्स ये कंप्लेन फाइल की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उसकी टोटल नंबर ऑफ टेली इंडिया में 2,74,744 हो गई है। 2,75,000 के करीब टोटल इन्फेक्टेड पर्सन इंडिया में पहुंच गए हैं और जो नंबर ऑफ डेथ हुई हैं अभी तक वो है 7,717। तो 7,500 से ज़्यादा डेथ हो गई हैं और 2,74,000 से ज़्यादा इंडिया में केसेस हो गए हैं। करीब 3 लाख तक ये केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। हालांकि कुछ कमी देखी गई है पिछले 2-3 दिनों में केसेस बढ़ने की, जो इंक्रीजिंग रेट है वो थोड़ा कम हुआ है। क्रॉस पार्टी बैकिंग इन नेपाल फॉर न्यू मैप। तो नेपाल के द्वारा अपने पार्लियामेंट में एक सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन पास करवाने के लिए एक बिल रखा गया था जिसमें नेपाल ने क्लेम किया था कि जो काला पानी एरिया है वो नेपाल की टेरिटरी में आता है। उसको लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए ये जो बिल है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो नेपाल की पार्लियामेंट में रखा गया था। तो यहाँ पर जो पूरा मुद्दा है वो कालापानी एरिया को लेकर है। एक बार हम देख लेते हैं कालापानी एरिया क्या है। कालापानी एरिया इंडिया और नेपाल के बीच एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अगर हम इंडिया और नेपाल की बाउंड्री देखेंगे तो ये जो टिप बनी हुई है ये इस टिप पे कालापानी एरिया है इंडिया और नेपाल की बाउंड्री के पास। तो ये जो बाउंड्री है ये ओरिजिन मानी जाती है काली रिवर की। 1816 में 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल किंगडम के बीच सौगौली ट्रीटी साइन की गई थी, जिस ट्रीटी के अनुसार काली रिवर जो कालापानी एरिया से निकलती है वो इंडिया और नेपाल की बाउंड्री का काम करेगी। तो काली रिवर के ईस्टर्न साइड में जो भी एरिया होगा वो नेपाल की टेरिटरी में आएगा और जो भी वेस्टर्न साइड का एरिया होगा वो इंडिया की टेरिटरी में आएगा। अब सारा जो मुद्दा है वो काली रिवर के ओरिजिन को लेकर है। एक्चुअल में अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो काली रिवर के अपर रीचेज में 2 स्ट्रीम निकलती हैं। एक स्ट्रीम इस तरह से जाती है और दूसरी स्ट्रीम इस तरह से आती है। तो इंडिया के अकॉर्डिंग अगर माने तो ये जो ईस्टर्न वाली टेरिटरी है, ईस्टर्न वाली वाटर स्ट्रीम है, ये मेन काली रिवर है और इस कारण से इसके ईस्ट का सारा एरिया नेपाल का होगा। नेपाल का कहना है कि जो वेस्ट वाली ट्रिब्यूटरी है, ये वेस्ट वाली ट्रिब्यूटरी है, ये मेन काली रिवर है, ये काली रिवर का मेन ओरिजिन है और इस कारण से इंडिया का एरिया ये पूरा एरिया होगा और ये जो एक्स्ट्रा एरिया बच रहा है ये नेपाल के बॉर्डर में आता है। तो ये जो एरिया है ये डिस्प्यूट का कारण है। इसमें मेन जो लोकेशन है वो है कालापानी रीजन। और तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर 3 लोकेशन है मेनली। एक तो कालापानी रीजन है, इसके अलावा लिम्पियाधुरा और लिपुलेक पास। लिपुलेक पास बहुत स्ट्रेटेजिक पास है, ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है इंडिया, नेपाल और चाइना के। और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में ये पूरा रीजन अभी के टाइम में है। नेपाल का कहना है कि ये रीजन उसकी टेरिटरी का पार्ट है,
फिलहाल ये इंडिया के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इंडिया के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है। अगर हम लिपुलेख पास की बात करें तो यहाँ से अभी रिसेंट में एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रूट बनाया गया जो कैलाश मानसरोवर यात्रा चाइना को एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट रूट है, जिसके लॉन्च के बाद नेपाल ने अपना जो प्रोटेस्ट है वो किया था। अब नेक्स्ट न्यूज़ है BEML इंटरनल डेटा स्टाफ ईमेल आईडीज हैक्ड लीक्ड ऑन डार्क वेब। BEML जो इंडियन गवर्नमेंट की डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसके कुछ इंटरनल डेटा और स्टाफ के ईमेल आईडी हैक किए गए और माना जा रहा है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा ये जो हैकिंग है वो की गई। इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिफेंस इंडस्ट्री में काफ़ी फील्ड में काम करती है, उससे रिलेटेड डेटा ये जो हैक किया गया पाकिस्तानी हैकर्स के द्वारा। BEML इसको पहले भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बोला जाता था। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और ये सेवरल क्रूशियल बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है, जैसे डिफेंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अलावा इंडियन रेलवे के प्रोडक्ट और मेट्रो रेल कार से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो BEML के द्वारा इंडिया में की जाती है। ये जो डेटा है ये जो लीक किया गया है उसमें कुछ स्टाफ की ईमेल आईडी और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की इंफॉर्मेशन हैकर के द्वारा लीक की गई। लीक्ड डेटा इंक्लूड सेवरल ईमेल कन्वर्सेशंस, records, internal memos, invoices and hacker has also changed password of hacked email। तो ये जो प्रॉब्लम है ये देखी गई और इसके अलावा ये जो डेटा है ये ओपनली डार्क वेब पे मिला है। BEML की जो स्थापना है वो 1964 में बेंगलोर में की गई थी। यहाँ पर डार्क वेब की बात की गई है तो डार्क वेब क्या होता है ये देख लेते हैं हम। डार्क वेब एक इनक्रिप्टेड ऑनलाइन कंटेंट है जो कि नॉर्मल इंटरनेट पे सर्च से देखा नहीं जा सकता, उसके लिए एक स्पेशल वेब ब्राउज़र चाहिए। इसको डार्क इसलिए बोला जाता है बिकॉज नॉर्मल इंटरनेट पे इसके जो कंटेंट हैं वो अवेलेबल नहीं होते। स्पेसिफिक ब्राउज़र नॉर्मली टॉर ब्राउज़र यूज़ किया जाता है विच इज़ रिक्वायर्ड टू रीच डार्क वेब कंटेंट। और डार्क वेब में ऐसा माना जाता है कि जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी फ्रीली काम करती हैं, बिकॉज डार्क वेब में जो ट्रैकिंग होती है वो किया जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी कारण से इलीगल एक्टिविटीज़ करने वालों के लिए ये काफ़ी सेफ जगह मानी जाती है। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 11 पे। आफ्टर ब्लोआउट ऑयल वेल ऑन फायर। असम में, ईस्टर्न असम में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में एक ऑयल की वेल में फायर का इंसिडेंट देखा गया है। ये जो ऑयल वेल है ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के काफ़ी नियर बाई है। ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम स्टेट में है और जिस लोकेशन पे ये फायर का इंसिडेंट देखा गया है वो लोकेशन है बागजान वो लोकेशन है जहाँ पर फायर का इंसिडेंट हुआ है ईस्टर्न असम में डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। 74% क्लेमेंट्स लो वेज अर्नर। EPFO ने अपनी एक रिपोर्ट में बोला है कि पिछले 2-3 महीनों में जिन लोगों के द्वारा EPFO से अपना पैसा, PF का पैसा और इंश्योरेंस रिलेटेड जो पैसा है वो वापस लिया गया यानी क्लेम किया गया, उसमें से 75% लोग लो वेज अर्नर्स हैं। तो लो वेज अर्नर्स वाले लोगों के पास अभी लॉकडाउन के टाइम में जो लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसके कारण जो भी PF का पैसा है, प्रोविडेंट फंड का पैसा है, वो बड़ी संख्या में निकाला गया है। मेनली अप्रैल और मई के महीने में ये जो पैसा है वो निकाला गया है। यहाँ पर EPFO हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। EPFO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ टास्क टू असिस्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत बनाई गई है। तो 1952 का ये एक्ट है जिसके तहत EPFO को एस्टेब्लिश किया गया है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत EPFO अपना काम करता है। ये असिस्ट करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को इन एडमिनिस्टरिंग अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ PF प्रोविडेंट फंड स्कीम, अ पेंशन स्कीम एंड एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर वर्कर्स इंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं उनके इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम और प्रोविडेंट फंड स्कीम, इन 3 तरह की स्कीम को एडमिनिस्टर करने का काम है EPFO का। ये नोडल एजेंसी की तरह काम करता है
फॉर इम्प्लीमेंटिंग बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट दूसरे कंट्रीज से साइन किए जाते हैं, उन एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने की एक नोडल एजेंसी भी EPFO ही है। द स्कीम्स कवर्ड इंडियन वर्कर्स एज वेल एज इंटरनेशनल वर्कर्स फॉर कंट्रीज विच बायलैटरल एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड विद इंडिया। तो ये जो भी बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट इंडिया ने जिन कंट्री से साइन किया है, तो उसमें इंडियन वर्कर्स और इंटरनेशनल वर्कर्स को कवर किया जाता है EPFO के द्वारा। और एज ऑफ नाउ करंट में करीब 19 सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हैं जो ऑपरेशनल हैं और जिनके लिए नोडल एजेंसी है EPFO। EPFO एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की। और 1 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर स्टार्ट किया था फॉर एम्प्लॉयज़ कवर्ड बाय EPFO टू इनेबल PF नंबर पोर्टेबिलिटी। तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में PF नंबर पोर्टेबिलिटी कब स्टार्ट की गई, तो ये जो स्टार्ट की गई थी ये 2014 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसके तहत यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हर एक एम्प्लॉयज़ को दिया गया था और उसी के बेसिस पे जो प्रोविडेंट फंड के अकाउंटिंग और ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो की जाती हैं। तो प्रोविडेंट फंड नंबर पोर्टेबिलिटी स्टार्ट हुई थी 2014 में अंडर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये जो स्कीम है ये प्रोविडेंट फंड को भी एडमिनिस्टर करती है, पेंशन को भी एडमिनिस्ट्रेट करती है, जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पेंशन स्कीम है, इसके अलावा इंश्योरेंस स्कीम को भी एडमिनिस्टर करती है, और इसके साथ ही साथ बायलैटरल सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को भी इंप्लीमेंट करने का काम किया जाता है इस स्कीम के द्वारा। 1952 में एक्ट के दौरान ये बनाई गई थी, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ के कॉलम में एक स्कीम का नाम दिया गया है स्वदेश स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली स्वदेश नाम से एक स्कीम लॉन्च की है SWADES, जिसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो ये जो स्कीम है ये एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट के लिए लाई गई है और ये एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट देगी उन लोगों को जिनको विदेशों से इंडिया में कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण वापस लाया गया है। It is to harness skill of Indian returning home from abroad under वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जिन लोगों को अब्रोड से लाया गया है उन लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम काम करेगी और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट के लिए ये स्कीम काम करेगी। द रिटर्निंग सिटीजन्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एन ऑनलाइन स्वदेश स्किल कार्ड अवेलेबल ऑन nsdcindia.org/स्वदेश। तो ये जो स्कीम है ये इंपॉर्टेंट है। स्वदेश स्कीम वंदे भारत मिशन के तहत जिन लोगों को अब्रोड से वापस लाया गया है उनके स्किल डेवलपमेंट और देयर आफ्टर इनकम और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट के लिए स्टार्ट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पेज पे, नॉर्थ कोरिया कट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन विद साउथ। नॉर्थ कोरिया ने अपने सारे पॉसिबल कम्युनिकेशन साउथ कोरिया से कट ऑफ कर दिए गए हैं और ये जो कट ऑफ किया गया है कम्युनिकेशन को ये नॉर्थ कोरिया की फ्रस्ट्रेशन के कारण देखे गए हैं। नॉर्थ कोरिया चाहता था कि साउथ कोरिया उसकी हेल्प करे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, और जो USA ने नॉर्थ कोरिया पे तरह तरह के सैंक्शंस इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं उसको नॉर्थ कोरिया से हटाया जाए और इसमें साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की हेल्प करे और USA को परसुएट करे। तो साउथ कोरिया की तरफ से कुछ फ़ायदा ना देखते हुए नॉर्थ कोरिया ने जितने भी कम्युनिकेशन है वो एंड कर दिए अपनी तरफ से। अगर हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का मैप देखने की कोशिश करें तो इस तरह से एक कोरियन पेनिनसुला है, यहाँ पर है चाइना और इधर है रसिया। चाइना और रसिया की बाउंड्री। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की जो बाउंड्री है वो डीमिलिटराइज जोन के नाम से जानी जाती है और इसको 38 डिग्री पैरेलल भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज पे, कैन कॉफ़ी ग्रोवर्स डिप्लॉय मनरेगा वर्कर्स। प्रोफेशनल सर्विस फर्म अर्नेस्ट एंड यंग ने एक सजेशन दिया है कॉफ़ी सेक्टर की जो एक अभी रिसेंट में प्रॉब्लम देखी गई है लेबर शॉर्टेज की, उसको सॉल्व करने के लिए। तो इस फर्म के द्वारा ये बोला गया है कॉफ़ी ग्रोवर्स शुड अवेल सर्विस ऑफ मनरेगा वर्कर्स टू सॉल्व इशू ऑफ लेबर शॉर्टेज एंड रेन इन कंसिक्वेंट हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। करंट में केवल ट्रेंचिंग एक्टिविटीज़ कॉफ़ी प्लांटेशन में मनरेगा वर्कर्स की तरफ से की जाती है, यानी कि मनरेगा वर्कर्स को केवल ट्रेंचिंग एक्टिविटीज़ में ही यूज़ किया जाता है। पूरे कॉफ़ी प्लांटेशन में काफ़ी एक्टिविटीज़ के लिए इन वर्कर्स को यूज़ नहीं किया जाता।
अगर मनरेगा वर्कर्स को कॉफ़ी सेक्टर में यूज़ किया जाएगा तो जो लेबर, एक तो इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो लेबर शॉर्टेज का इशू है वो सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा, मनरेगा के थ्रू लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनकी जो लाइवलीहुड की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। तो दोनों तरफ से, दोनों साइड को इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। इस रिपोर्ट में ऑल्सो सजेस्ट किया गया है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनकी लैंड अप टू 10 हेक्टेयर है, दैट शुड बी गिवन एक्सेस टू मनरेगा लेबर पूल। तो मनरेगा लेबर को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाना चाहिए जहाँ पर 10 हेक्टेयर कम से कम लैंड हो किसी फार्मर्स के पास। तो हालांकि कुछ कॉफ़ी सेक्टर्स में, प्लांटेशन में कुछ ऐसे वर्किंग होती है जिसमें स्किल लेबर की ज़रूरत है, अदरवाइज बाकी जगहों पर मनरेगा वर्कर्स को यूज़ किया जा सकता है और इससे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है कॉफ़ी सेक्टर की वो भी कम की जा सकती है। तो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया इंडिया में मेनली साउथ इंडियन स्टेट्स हैं और ये जो स्टेट्स हैं इनमें मेन स्टेट है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ये 4 स्टेट हैं जिसमें कर्नाटका सबसे आगे है कॉफ़ी प्रोडक्शन में। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड कॉफ़ी बीन्स इंडिया में होती हैं अरेबिका और रोबस्टा, विच ग्रो इन द हिल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में मेनली कोडागु, चिकमंगलूर और हसन एरियाज़ में ये कॉफ़ी पाई जाती है। इसके अलावा केरला में मालाबार रीजन में कॉफ़ी उगाई जाती है, तमिलनाडु में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट और यारकौन एंड कोडाईकोनाल में कॉफ़ी प्लांटेशन किया जाता है। कर्नाटका में बाबा बुदान हिल है जो कॉफ़ी प्लांटेशन का बर्थ प्लेस माना जाता है इंडिया में। इंडिया में कॉफ़ी प्लांटेशन का बर्थ प्लेस बाबा बुदान हिल कर्नाटका में माना जाता है। कर्नाटका सबसे ऊपर भी है कॉफ़ी प्रोडक्शन में इंडियन स्टेट्स में। तो कॉफ़ी सेक्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है अगर मनरेगा वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाए। यहाँ पर एक रैंकिंग के बारे में दिया गया है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें जो भी टॉप 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस थे उनकी इस साल रैंकिंग काफ़ी गिरी है। टोटल नंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप 1000 ग्लोबल लिस्ट में 24 से 21 हो गए हैं। यानी कि इंडिया के जो टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वर्ल्ड के 1000 इंस्टीट्यूट में आते थे वो 24 इंस्टीट्यूट आते थे, उनकी संख्या अब 21 हो गई है और इंडिया के इंस्टीट्यूट की रैंकिंग भी गिरी है। बावजूद इसके कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लैगशिप स्कीम स्टार्ट की थी, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम, जिसको 2 साल पहले लॉन्च किया गया था और जिसका टारगेट था कि इंडियन इंस्टीट्यूट को ग्लोबल रैंकिंग में लाया जाए और बढ़ाया जाए। लेकिन 2 साल के बाद भी इंडियन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग इंप्रूव तो नहीं हुई है लेकिन गिरती हुई पाई गई है और क्यूएस रैंकिंग में और ज़्यादा गिरी है। आउट ऑफ 6 पैरामीटर्स इंडियन इंस्टीट्यूट गेट 0 स्कोर ऑन रेशियो ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी एंड स्टूडेंट। इंटरनेशनल फैकल्टी और इंटरनेशनल स्टूडेंट के पैरामीटर्स में इंडियन इंस्टीट्यूशन की जो रैंकिंग है वो उन्हें 0 स्कोर मिला है। हालांकि जो रिसर्च से रिलेटेड पैरामीटर्स है उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देखी गई है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, इंडियन इंस्टीट्यूट में, लेकिन जो बाकी पैरामीटर्स है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। अगर हम देखें टॉप का जो इंस्टीट्यूट है इंडिया की तरफ से वो है आईआईटी बॉम्बे, विच स्टिल मेंटेन्स इट्स पोजीशन एज टॉप इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इन क्यूएस रैंकिंग। लेकिन इसकी भी जो इस बार रैंकिंग है वो 172 है, 172 है और पिछली बार 152 थी, तो इस बार भी गिरी है 20 प्लेसेस। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। लास्ट में हम आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच इंटर्नशिप प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली टू प्रोवाइड न्यू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू फ्रेश टेक्निकल ग्रेजुएट्स इन स्मार्ट सिटी एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो किस इंटर्नशिप प्रोग्राम को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है जो नई अपॉर्चुनिटी देगा, जितने भी फ्रेश टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं उनको स्मार्ट सिटी और नई जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनमें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, नई इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नाम बताना है आपको। इनमें पहला ऑप्शन है अर्बन इंटर्न्स, दूसरा ऑप्शन है टुलिप, सी ऑप्शन है स्मार्ट इंटर्न और डी है यूथ इंटर्न। तो कौन सी ऐसी स्कीम है जो लॉन्च की गई, कौन सी इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है आज का, थीम ऑफ नेक्स्ट समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 2021 में प्रपोज्ड है, अगले साल जो डावोस में ऑर्गेनाइज किया जाना है, उसकी थीम क्या रहने वाली है। न्यू चैलेंजेस, कोविड-19, लॉकडाउन इकोनॉमी, द ग्रेट रीसेट और द ग्रेट पेंडेमिक। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।